students, in our previous class we studied about the Kirchhoff's rule, Kirchhoff's first rule and Kirchhoff's second rule. So in today's class we are going to discuss about the some practical applications of the first law and the second law, or you can say that numerical problems based on the Kirchhoff's first law and the second law. So let's start. पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं. आर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा हमें वो बताना है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप सोचोगे तो 12 वोल्ट है, तो सोचो 12 वोल्ट इसका ईएमएफ है. 12 वोल्ट क्या इसका ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. इसको हम कैसे निकालेंगे, तो किरचॉफ्स रूल लगाएंगे. इसके ऊपर नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी डी ई और ये क्या हुआ एफ. अब देखो मानते हैं कि इधर ये जो सेल है ये करंट सेंड करता है I1, ये जो सेल है ये करंट सेंड करता है I2. यहां पे मिलेंगे I1 और I2. तो किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों करंट इधर जा रहे हैं, तो ये करंट हो जाएगा I1 प्लस I2. यहां से फिर वापिस इधर तो कौन चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2. ओके, अब देखो सोल्व करना है हमें स्टेप बाय स्टेप. किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे तो हमें क्लोज लूप चाहिए. तो क्लोज लूप सेलेक्ट कर लेते हैं हम ए बी ई ऑफ ए. देखिए कितने क्लोज लूप आपके पास, 3 क्लोज लूप बनते हैं. एक क्लोज लूप आपके पास ये बनता है, दूसरा जो क्लोज लूप है आपके पास वो ये बनता है, और तीसरा ये पूरा बनता है. जिससे हमारा काम चलेगा उतने क्लोज लूप हम ले लेंगे. इसकी ट्रिक ये है सोल्व करने की कि आप ट्राई करो वो क्लोज लूप लेने की जिसमें मैक्सिमम कॉमन करंट आ रहा हो. दोनों के अंदर करंट जो आ रहा है वो मैक्सिमम कॉमन टर्म हो दोनों इक्वेशन के अंदर या सर्किट्स के अंदर. ओके, तो देखिए पहला हम क्लोज लूप लेते हैं. इन क्लोज लूप ए बी ई ऑफ ए. इन क्लोज लूप ए बी ई ऑफ ए. इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ ले. इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किरचॉफ्स के रूल को अप्लाई हम कैसे करते हैं. वैसे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से सोल्व होने वाली है. एक प्रॉब्लम और 2 प्रॉब्लम आपको यहाँ सोल्व करवा रहा हूं, उनको देख के आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इनको. देखिए क्लोज लूप ले लेते हैं ए बी ए. तो यहां से देखो आप ए से बी की तरफ आए, बी से जब ई की तरफ जाते हो तो आपके पास आर रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है और I1 प्लस I2 करंट है. आप बी से ई की तरफ जा रहे हो, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव. तो आपके पास हो जाएगा ये 4 I1 प्लस 4 I2 हुआ. इधर जाओगे, जब इधर जा रहे हो तो आप भी इधर जा रहे हो और करंट भी देखो इसी से डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी नेगेटिव की तरफ जाएगा ऐसे. तो यहां हो जाएगा प्लस 2 I1. यहां देखो अब सेल का जो ईएमएफ कैसा है आपके पास, या फिर नेगेटिव टर्मिनल से एनकाउंटर हो रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल से एनकाउंटर हो रहा है तो इसका वोल्टेज हम लेंगे नेगेटिव, यानी इसका जो ईएमएफ है लेंगे नेगेटिव. तो -12 इज इक्वल टू 0. इसको सोल्व कर देते हैं. ये हो जाएगा आपके पास 6 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम क्लोज लूप ले लेते हैं. ये बी सी डी ई बी कौन सा लेना है, इन क्लोज लूप बी सी डी ई बी. ये हो जाएगा बी सी डी ई और बी. यहां ध्यान दीजिएगा आप, बी से आप सी की तरफ आए, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो यहां पे कोई फॉलिंग पोटेंशियल नहीं है. यहां से आप इधर जाओगे तो सेल का पहले आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो इसका जो ईएमएफ आप पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा 6. फिर आप इधर जा रहे हो, करंट देखो इधर आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, आप इधर जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी यहां पे जो फॉल इन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 इंटू I2. तो क्या हो जाएगा माइनस I2. यहां आए, यहां आओगे तो देखो आपकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, यहां फिर से अपोजिट है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो -4 I1 -4 I2 इज इक्वल टू 0. रीअरेंज कर लेते हैं इसको. तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 4I1 और तो ये हो जाएगा
प्लस 4i1 i2 और i2 ये कितना हो जाएगा प्लस 5i2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर में भी i1 है और इक्वेशन 2 में भी i2 है, यानी i1 i2 सेम टर्म है, तो दो इक्वेशन से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। मैथमेटिक्स में बहुत बार किया है आपने ऐसा। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर देते हैं। तो 1 और 2 को सोल्व करने के लिए हमें इनका एक जो कोफिशिएंट है आइदर ऑफ i1 और i2 इक्वल करना पड़ेगा। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, किसको 2 को कॉमन निकाल देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहां से 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन जाएगी 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। अब हमें i2 जो है ना, i1 कितना चाहिए 4, यहाँ पे i1 कितना है 3, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12i1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 8i2 इज इक्वल टू 24। ये मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इंटू 4 किया है मैंने, और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 18। ये क्या है हुआ, इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इंटू 4, और ये क्या है इक्वेशन 2 इंटू 3। तो ऐसा करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा -15 - 8 7i2 इज इक्वल टू 18। 24 में से 18 घटाएंगे तो 24 में से 18 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ये रिजल्ट आपके पास आएगा यहाँ पे 6। और i2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, यहां से i2 की वैल्यू हमारे पास आई -6 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो क्योंकि करंट तो नेगेटिव का होता नहीं है, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट यहां तो नेगेटिव करंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, करंट नेगेटिव आने का मतलब कि i2 की जो डायरेक्शन हमने मानी थी, i2 की डायरेक्शन हमने किधर मानी थी, इधर मानी थी। एक्चुअली डायरेक्शन इधर नहीं है, गलत मान लिया आपने। डायरेक्शन क्या है, ये इधर है। तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो गया ऐसे करने से? नहीं, गलत नहीं हुआ है। अगर ऐसे करके आपका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो आप यहां पे एक लाइन लिख देंगे, नेगेटिव साइन shows that direction of i2 is opposite to our assumption, यानी जो हमने माना था उससे i2 की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब i2 की वैल्यू निकालते हैं, तो i2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, i1 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास हो जाएगा ये -3 इंटू 6 बाई, i2 की वैल्यू निकली है हमारे पास, i1 निकालना है, ये हो जाएगा 3i1 -2 इंटू 6 बाई 7 इज इक्वल टू 6। इसको सोल्व करेंगे अब तो आपके पास हो जाएगा 3i1 इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 42 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7, और i1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 54 बाई 7 इंटू 1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर। तो i1 की जो वैल्यू आपके पास कितनी आई, 18 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर आई, i2 वैल्यू आई 6 बाई 7 आई। ओके, अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1 एंड E2। हमने तो अभी तक करंट निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये दोनों के दोनों सेल, ये सेल और ये सेल, ये दोनों के दोनों सेल कनेक्टेड हैं इस रेजिस्टेंस के साथ, पैरेलली कनेक्टेड है ना, इस आर के साथ ये दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी इस सर्किट को आप ऐसे भी तो बना सकते थे, एक सेल ये है
दूसरा सेल ये है और इनके साथ एक रेजिस्टेंस है। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है, ये इसका है। ये सर्किट ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। तो यहां से हम देखते हैं कि दोनों सेल किसमें है, पैरेलल में है। किसके साथ, इस आर के साथ। इसका मतलब आर का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो हम वो यहां काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकाल लेते हैं और आर का पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, पीडी अक्रॉस आर इज इक्वल टू वो हो जाएगा ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I तो हमारे पास कितना आया, यहां पे देखो, यहां पे कौन I1 प्लस I2 जा रहा ना, तो I1 है हमारे पास 18 डिवाइड बाई 7 माइनस I2 कितना था यहाँ पे 6 बाई 7 और इनटू R कितना है 4। तो ये आपके पास हो गया 18 माइनस 6 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 7 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का और इस सेल। सेकंड पार्ट पूछा था फाइंड हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द आर। हीट डिसिपेटेड, हीट का जो लॉस का फार्मूला